जो इंट्रोडक्शन टू सिमुलेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से है कि जी सिस्टम क्या है, कंपोनेंट ऑफ सिस्टम्स क्या है, टाइप ऑफ सिस्टम्स क्या है, एंड देन व्हाट आर द सिमुलेशन और उसके बेसिक मॉडल्स कौन से हैं। और आज हम मॉन्टी कार्लो सिमुलेशन की कुछ एग्जांपल्स को डिस्कस करेंगे, लेकिन वन काइंड ऑफ यानी कि मैथमेटिकल इक्वेशंस को सॉल्व करने के लिए मॉन्टी कार्लो को कैसे यूज किया जाता है। और देन फिर हम जरा प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स के ऊपर भी आएंगे कि उनको उनके अंदर हम मॉन्टी कार्लो को कैसे यूज कर सकते हैं। जी सो हमारे पास क्या है कि सबसे पहले वी शुड डिफाइन कि व्हाट इज द सिस्टम। ठीक है जी। सो सिस्टम हमारे पास जो है उसको हम क्या कहते हैं, दैट इज अ सेट ऑफ इंटररिलेटेड कंपोनेंट्स, राइट। सो यहाँ पे नॉर्मली जब हम प्रोसेस को डिफाइन करते हैं, सो आप कह देते हैं कि जो सिस्टम है वो बेसिकली सेट ऑफ इंटररिलेटेड प्रोसेसेस का नाम होता है, जबकि प्रोसेस में हम सेट ऑफ इंटररिलेटेड एक्टिविटीज की बात कर रहे होते हैं। जबकि यहाँ पे सेट ऑफ इंटररिलेटेड कंपोनेंट्स कह लें या प्रोसेसेस कह लें, जो कि एक ही पर्पस के लिए जो है वो एक ही एक्ट के लिए जो है वो काम कर रहे हो, जो ऑब्जेक्टिव जो है वो सेम हो। ओके, जो सिस्टम है वो अब आपका कुड बी एनी सिस्टम, कुड बी अ मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम हो, कुड बी हेल्थ केयर सिस्टम हो, कुड बी बैंकिंग सिस्टम हो। ठीक है जी। अब आप जब सिमुलेशन पर्पस के लिए या इवन ऑप्टिमाइजेशन पर्पस के लिए जब आप सिस्टम को स्टडी कर रहे होते हो, तो उसके अंदर जो हमारे लिए इम्पोर्टेंट एलिमेंट्स आ जाते हैं। मतलब जब हम सिस्टम को डिफाइन कर रहे होते हैं, उसमें हमारे पास 3 की एलिमेंट्स हैं जब भी आपने किसी भी सिस्टम को स्टडी करना होता है। ठीक है। सो ये जस्ट 2 डेफिनेशंस हैं, लाइक वन इज सेइंग द सेट ऑफ इंटररिलेटेड कंपोनेंट्स, जबकि यहाँ पे हम क्या कह रहे हैं, कलेक्शन ऑफ एंटिटीज। सो एंटिटी इज वन ऑफ द कंपोनेंट फॉर द सिस्टम, जो कि बेसिकली ये वो चीज है जिस पर्पस के लिए आपका सिस्टम डिजाइन किया गया है, यानी कि जिसके लिए बेसिकली डिजाइन किया गया है, जिसके लिए आपके रिसोर्सेज जो है वो एक्ट कर रहे होते हैं अकॉर्डिंग टू सम लॉजिकल इंटरेक्शन पर्पस के लिए। सही से। ओके, सो हमारे पास वो 3 एलिमेंट्स कौन-कौन से हैं? सो वन इज द एंटिटी, राइट। सो एंटिटी हमारे पास क्या है? दैट इज द फ्लो यूनिट व्हिच इज ट्रांसफॉर्मिंग ओवर द टाइम। क्लियर? ओके, सो फ्लो यूनिट से मुराद हम क्या ले रहे हैं कि फ्लो यूनिट का मतलब ये है कि वो एंटिटी या वो चीज या वो ऑब्जेक्ट जो कि आपके सिस्टम के अंदर मूव कर रहा है विद द पैसेज ऑफ टाइम। अब वो फ्लो यूनिट या एंटिटी जिसको हम कह रहे हैं वो कुड बी अ कस्टमर, पीपल, पेशेंट, कुड बी अ, अगर मैन्युफैक्चरिंग साइड से ले लें तो कुड बी अ मटेरियल। सो वो जो भी एलिमेंट या जो भी ऑब्जेक्ट आपके सिस्टम के अंदर मूव कर रहा है और जिसके लिए वो सिस्टम को डिजाइन किया गया है, उसको हम कहते हैं वो एंटिटी है। जैसे बैंकिंग सेक्टर में कस्टमर हमारी एंटिटी है, हॉस्पिटल सेक्टर में पेशेंट हमारा एंटिटी है, मैन्युफैक्चरिंग में मटेरियल हमारा जो है वो एंटिटी है, जो प्रोडक्ट है वो हमारी एंटिटी है। ओके, सेकेंड चीज जो इंपॉर्टेंट होती है विच इज एट्रीब्यूट। एट्रीब्यूट क्या होता है? दैट इज अ प्रॉपर्टी ऑफ एन एंटिटी। प्रॉपर्टी से क्या मुराद हम लेते हैं, मीन दैट इज के फॉर व्हाट पर्पस दैट एंटिटी इज एंटरिंग इनटू द सिस्टम। उसका पर्पस क्या है सिस्टम के अंदर आने का। ठीक है जी। और द थर्ड चीज इज द एक्टिविटी। सो एक्टिविटी क्या है? दैट इज द टाइम पीरियड, जो कि या आप ये कह लें, यहाँ पे जस्ट मैं टाइम पीरियड के लिहाज से एग्जांपल दे रहा हूँ। कुड भी हम कह देते हैं कि जिस उसके लिए जो रिसोर्सेज वो हमारे लिए वो यूज कर रहे हैं। ठीक है। हेलो, हेलो, हेलो। जी जी सर। जी। जी ओके। जी जी। सर, आपकी आवाज का थोड़ी बहुत डिस्टॉर्शन आ जाती है उसमें। बच्चे जैसे ही अगर कोई इशू हो या कोई डिस्टॉर्शन आए तो मुझे प्लीज आप बोलते रहिएगा ताकि मुझे सब पता चलता रहे, ताकि मैं फिर वो रिपीट कर दूं अगर कोई चीज नहीं समझ आई या मैं बोल गया हूँ डिस्टॉर्शन आ गई है। एंटिटी, एट्रीब्यूट, एक्टिविटी सबको क्लियर है दोनों को? जी सर। जी सर। ओके, सो एग्जाम्पल हमारे पास के यहाँ पे हम बैंकिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से एग्जाम्पल ले रहे हैं। तो यहाँ पे एंटिटी क्या होगा? कस्टमर वुड बी द एंटिटी इन अ बैंकिंग सिस्टम।
हॉस्पिटल सेक्टर में पेशेंट वुड बी द एंटिटी। इसी तरीके से एट्रीब्यूट की एग्जांपल हम बैंकिंग में लें तो दैट इज द एंटिटी इज एंटर मी, द कस्टमर इज एंटर टू चेक द बैलेंस। पेशेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से वो कोई ट्रीटमेंट करवाने के लिए आया है। सो एक्टिविटी क्या है जो टाइम कंज्यूम कर रहा है, सो मीन दैट इज मेकिंग अ डिपॉजिट। ऑब्वियसली ये एक्टिविटी अगर वो कर रहा है तो वो कोई ना कोई टाइम कंज्यूम कर रहा है। सो इट मीन जब भी हमने किसी भी सिस्टम को स्टडी करना है या उसके सिमुलेशन करना है या उसको ऑप्टिमाइज करना है, तो हमारे लिए जो इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स हैं दैट इज एंट्री, एट्रीब्यूट एंड एक्टिविटी। इवन जब आप सिम्यू या कोई भी सिमुलेशन सॉफ्टवेयर उठाते हो तो वो आपसे ये एंटिटी या फ्लो यूनिट के बारे में पूछता है, ठीक है। वो आपसे एक्टिविटी मीन टाइम ड्यूरेशन, उसकी डिस्ट्रीब्यूशन वगैरह के बारे में पूछता है कि उसका उस एक्टिविटी को करने में टाइम कितना लग रहा है या वो किस डिस्ट्रीब्यूशन को फॉलो कर रहा है, ठीक है। ओके, सो देन हमारे पास के जी स्टेट ऑफ सिस्टम मीन हम बेसिकली इस सिस्टम को स्टडी क्यों कर रहे हैं और हम इसमें आइडेंटिफाई क्या करना चाह रहे हैं, व्हाट आर द इनपुट्स, व्हाट आर द आउटपुट्स, और वो कौन सी चीज है जिसको हम कम करना चाह रहे हैं या ज्यादा करना चाह रहे हैं। सो जिसको हम कहते हैं स्टेट ऑफ सिस्टम। सो स्टेट ऑफ सिस्टम मीन द कलेक्शन ऑफ नेसेसरी डिजायरेबल वेरिएबल एट अ पर्टिकुलर टाइम। मीन इस वक्त इस सिस्टम के अंदर कितने हमारे पास सर्वर अवेलेबल हैं, कितने सर्वर्स बिजी हैं, वेटिंग टाइम कितना है, एक कस्टमर को सिस्टम के अंदर टोटल टाइम कितना लग रहा है, लाइक दैट। सो ये सारे के सारे क्या हैं आपके पॉसिबल स्टेट वेरिएबल्स हैं जिनको हम जो है वो स्टडी करना चाह रहे हैं, या जिस पर्पस के लिए जो हमारा ऑब्जेक्टिव है कि जी मुझे अपने जो है वो आइडेंटिफाई करने कि मेरे कितने सर्वर्स एट एनी पर्टिकुलर टाइम बिजी रहते हैं। मुझे ये आइडेंटिफाई करना है कि मेरे एक कस्टमर को क्यू के अंदर कितनी देर तक वेट करना पड़ता है, लाइक दैट। कि हमारे पास तीन तरह के जनरली के लिए वर्ल्ड में सिस्टम्स चल रहे हैं, क्वांटम सिस्टम्स, कॉन्टिन्यूस सिस्टम्स और डिस्क्रीट इवेंट सिस्टम्स। सो क्वांटम सिस्टम से जनरली जो लोग डील कर रहे होते हैं वो फिजिक्स के लोग डील कर रहे होते हैं, मीन ये स्टार्स का जो सिस्टम है उसको अगर आपने स्टडी करना हो। सो जबकि कॉन्टिन्यूस सिस्टम से ज्यादातर इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल ये लोग जो हैं मसलन जो वेव की फॉर्म में या कॉन्टिन्यूस फ्लो की फॉर्म के अंदर जो सिस्टम्स होते हैं उसके अकॉर्डिंगली वो उसको डील कर रहे होते हैं। बट हमारा जो ऑपरेशन, सप्लाई चेन या इंडस्ट्री के लोग हैं, हमारा जो मेनली सिस्टम के साथ चल रहा होता है वो डिस्क्रीट इवेंट सिस्टम्स के साथ ताल्लुक होता है और हम इसी को स्टडी कर रहे होते हैं। इज इट क्लियर? जी सर। ठीक है। सो डिस्क्रीट इवेंट सिस्टम से क्या मुराद है, मीन इंडस्ट्रियल सिस्टम्स। इवेंट ड्रिवन सिस्टम इनको कहा जाता है। इवेंट ड्रिवन से मुराद है कि ऑब्वियसली आपके पास कस्टमर सिस्टम के अंदर एंटर हुआ, सो दैट इज वन इवेंट। कस्टमर को सर्विस दे दी, दैट इज अनदर इवेंट। सो दैट्स व्हाई ये कहा जाता है ये इवेंट ड्रिवन सिस्टम्स है, ठीक है। इसी वजह से इसको कहा जाता है कि डिस्क्रीट इवेंट की बेसिस के ऊपर हम इसको स्टडी कर रहे थे, नॉट द कॉन्टिन्यूस लाइक जैसे वेव्स मूव कर रही होती हैं उस तरीके से नहीं होता है। और जनरली जितने भी ऑपरेशनल सिस्टम्स होते हैं वो डिस्क्रीट बेस्ड ही होंगे, आपको नजर आएंगे। ये जितने भी इंडस्ट्रियल सिस्टम्स हैं वो डिस्क्रीट बेस्ड सिस्टम्स ही हमें नजर आ रहे होते हैं। क्लियर? हेलो? Right. ओके, सो अब इन सिस्टम्स को स्टडी करने का तरीके कार क्या है कि आइदर तो हम क्या कर सकते हैं Yes, कि sir. हम एक्चुअल सिस्टम के ऊपर एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं, या हम क्या करते हैं हम एक्सपेरिमेंट का मॉडल बना लेते हैं। एंड ऑफ कोर्स जब हम एक्चुअल सिस्टम के ऊपर या उस एक्चुअल सिस्टम के अंदर अगर वो चेंजेस लेके आए और उसके ऊपर कोई एक्सपेरिमेंट करते हैं तो वो दैट इज टू एक्सपेंसिव। मसलन अगर फॉर एग्जांपल हमने ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम को ही सपोज चेक करना है कि हाउ इट इज परफॉर्मिंग, तो एक्चुअल सिस्टम के अंदर चेंजेस करना दैट इज टू एक्सपेंसिव। सो द बेस्ट आइडिया इज कि हम क्या कर लेते हैं, हम मॉडल बना के देन उसको स्टडी कर रहे होते हैं। ओके, सो मॉडल बनाने से क्या मुराद लिया जा रहा था कि ऑब्वियसली जब हम मॉडल बना रहे होते हैं आइदर वो हम फिजिकल मॉडल बना सकते हैं या हम मैथमेटिकल मॉडल बना सकते हैं, ठीक है जी।
क्लियर? Yes, sir. ओके, सो फिजिकल मॉडल या आइकॉनिक मॉडल से क्या मुराद लिया जाता है कि जो आपका सिस्टम है उसको आप एग्जैक्ट एज इट इज स्मॉल स्केल के ऊपर बना लेते हो। जैसे हम कोई बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट कर रहे होते हैं तो हम उसका एक स्मॉल स्केल मॉडल बना लेते हैं और उसी के अकॉर्डिंगली फिर चेक कर लेते हैं कि ओके इसी तरीके से हमारा एग्जैक्ट बिल्डिंग बनेगी। बट हमारा जो मेन कंसर्न है ऑफ कोर्स सिमुलेशन या ऑप्टिमाइजेशन पॉइंट ऑफ व्यू से हमारा कंसर्न होता है मैथमेटिकल या लॉजिकल मॉडल्स के अकॉर्डिंग। और इन मैथमेटिकल मॉडल्स या लॉजिकल मॉडल्स को आइदर आप एनालिटिकली सॉल्व कर सकते हो या सिमुलेशन बेस्ड सॉल्व कर सकते हो। सो सिमुलेशन तब आ जाती है कि जब आपका एक्चुअल सिस्टम या मॉडल बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स हो और उसको आप एनालिटिकली सॉल्व ना कर सको, तो उस वक्त फिर हम सिमुलेशन की हेल्प लेते हैं। ठीक है जी। Right. Sir, ये physical model किस केस में होते हैं, इसकी कोई एग्जांपल? फिजिकल मॉडल की एग्जांपल है लाइक जैसे अगर आपने कोई बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट करनी है, आप कभी जब बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स में जाते हो तो आपको स्टार्टिंग में उसका एक स्मॉल सा स्केल मॉडल नजर आता है एग्जैक्टली कि इसी तरह की ये बिल्डिंग नजर आएगी। क्लियर? Right. ठीक है, सो वो हमारे फिजिकल या आइकॉनिक, अब वो किसी भी फॉर्म में हो सकता है। अब एज इट इज स्मॉल स्केल वो बना लेते हो या वो पिक्चर्स की फॉर्म में बना लिया जाता है। जनरली उसको हम स्मॉल स्केल की फॉर्म में बना लिया जाता है। Right, sir. ओके, सो अब मॉडल हमारे पास क्या होता है? मॉडल बेसिकली दैट इज द, यू कैन से द एब्स्ट्रैक्ट ऑफ द सिस्टम होता है। एब्स्ट्रैक्ट से मुराद ये लिया जाता है कि ऑब्वियसली वो मॉडल ऐसा होना चाहिए जो कि एग्जैक्टली आपके रियल सिस्टम को रिप्रेजेंट कर रहा हो। ऑब्वियसली जब आप एक रियल सिस्टम को मॉडल की फॉर्म में कन्वर्ट कर रहे होते हो तो हम क्या कहते हैं कि वो मॉडल शुड बी रिप्रेजेंटिंग द रियल सिस्टम, बट द मॉडल मस्ट बी एज सिंपल एज पॉसिबल। ठीक है, क्लियर? Right. सो ओके, अब हमारे पास बेसिकली जो साइकिल होता है किसी भी सिस्टम को स्टडी करने का, सो वी स्टार्ट विद अ सिस्टम और उस सिस्टम के अंदर प्रॉब्लम क्या है उसको हम प्रॉब्लम को डिटरमिन कर रहे होते हैं। देन उस प्रॉब्लम से हम मॉडल कंस्ट्रक्ट करते हैं। सो मॉडल क्योंकि हम डिस्क्रीट इवेंट से हम चल रहे हैं या मैथमेटिकल ऑप्टिमाइजेशन पर्सपेक्टिव से चल रहे हैं, तो उस मॉडल, वो मॉडल कुड बी एनालिटिकल या मैथमेटिकल मॉडल हो सकते हैं या कुड बी सिमुलेशन मॉडल हो सकता है। एंड देन हम उस मॉडल को क्या कर रहे होते हैं, सॉल्व करके उसको ऑप्टिमाइज फॉर्म में लेके आ रहे होते हैं, यानी कि उसका ऑप्टिमाइज मॉडल डेवलप किया जाता है। एंड देन वी आर ट्राइंग टू फाइंड आउट द सॉल्यूशन एंड देन वी आर इम्प्लीमेंटिंग। सो दिस इज अ साइकिल कि हम अपने सिस्टम से मॉडल में कैसे कन्वर्ट करते हैं और उस मॉडल से हम कैसे सॉल्यूशन लेके आ रहे होते हैं। गॉट इट? Yes. Yes. ओके, सो व्हाट इज सिमुलेशन? सो सिमुलेशन बेसिकली क्या है? इट्स अ प्रोसेस ऑफ रनिंग द एक्चुअल कंप्यूटर मॉडल फॉर अ रियल सिस्टम। कह लें मीन क्या, हम एक कंप्यूटराइज्ड मॉडल डेवलप कर रहे होते हैं और रियल सिस्टम को हम स्टडी करने की कोशिश कर रहे होते हैं। और रियल सिस्टम को स्टडी करने से क्या मुराद है कि रियल सिस्टम के बिहेवियर को हम स्टडी कर रहे होते हैं कि आपका जो मॉडल है अगर वो इस तरीके से बिहेव कर रहा है तो ऑब्वियसली रियल सिस्टम के अंदर भी हमें यही बिहेवियर्स जो है वो नजर आ सकते हैं। इसी तरीके से हम डिफरेंट स्ट्रेटजीज को ऑब्जर्व करने की कोशिश करते हैं और एज वेल एज हम ड्रॉबैक्स आइडेंटिफाई करने की कोशिश करते हैं कि अगर हमारा सिस्टम इसी तरीके से बिहेव करता रहेगा तो उसके अंदर हमारे पास क्या क्या प्रॉब्लम्स आएंगे एंड देन वी आर ट्राइंग टू फाइंड आउट सम कंक्लूजंस एज वेल। ठीक है जी। जी सर। ओके, सो हमारे लिए इम्पोर्टेंट एलिमेंट्स क्या है? इम्पोर्टेंट एलिमेंट्स हमारे पास जो आ जाते हैं सिमुलेशन के अंदर वो आ जाते हैं जी मैथमेटिकल एंड लॉजिकल मॉडल, then experimenting mean experiments, and then हमारे पास क्या आ जाते हैं is the repetition mean performance measures। clear? जी सर। सर ये काइंडली रिपीट कर देंगे, आवाज कट गई थी। ओके, मैं रिपीट कर रहा हूँ। तो हम बात करें कि सिमुलेशन क्या है, व्हाट इज द सिमुलेशन? सिमुलेशन हमारे पास ये है कि हम एक रियल
सिस्टम का कंप्यूटराइज्ड मॉडल बनाते हैं, ओके, और उस कंप्यूटराइज्ड मॉडल को जो है वो हम प्रोसेस करते हुए सिस्टम को स्टडी करने की कोशिश करते हैं, ओके, उस मॉडल के थ्रू। एंड हम ये देखते हैं कि वो मॉडल किस तरीके से बिहेव कर रहा है, ठीक है, ताकि हम उस बिहेवियर का जो है वो सिस्टम के ऊपर इम्पैक्ट देख सकें। ऑब्वियसली उसी की बेसिस के ऊपर हम सिस्टम्स के जो देख रहे होते हैं कि अगर हम डिफरेंट ऑपरेशनल स्ट्रेटजीज अप्लाई कर रहे हैं तो उसका क्या इम्पैक्ट आ रहा होता है। सो जब भी किसी भी सिस्टम की सिमुलेशन की जाती है तो हम एक मॉडल बना लेते हैं, उस मॉडल के ऊपर हम डिफरेंट एक्सपेरिमेंट्स परफॉर्म करते हैं। ऑब्वियसली सिमुलेशन एक दफा नहीं की जाती, आपने उसको रिपीट किया 10 दफा, 15 दफा, 20 दफा, 1000 दफा, उनको आप रिपीट कर करके देख रहे होते हो कि ओके ये मॉडल किस तरीके से बिहेव कर रहा है, एंड देन उसकी परफॉर्मेंस को मेजर किया जा रहा होता है बेस्ड ऑन दोज एक्सपेरिमेंट्स कि ओके सिस्टम किस तरीके से बिहेव कर रहा है। इज इट क्लियर? जी सर। ओके, सो किसी भी रियल सिस्टम के लिए ये डायग्राम पहले भी देख चुके हैं कि रियल सिस्टम से हमने मॉडल बनाना है। हम क्योंकि हम सिमुलेशन बेस्ड चल रहे हैं तो हमने उसके एक सिमुलेटेड मॉडल बना लिया, मीन उसको सिमुलेट किया और उसके एक्सपेरिमेंट्स परफॉर्म किए, और एक्सपेरिमेंट्स करते हुए हम उसकी परफॉर्मेंस को मेजर कर रहे होते हैं। सो मॉडल को मैं ऑलरेडी डिफाइन कर चुका हूँ, एक्सपेरिमेंट को मैंने ऑलरेडी डिफाइन किया कि आप उसको रिपीट कर रहे होते हैं विद रिस्पेक्ट टू डिफरेंट इनपुट्स एंड आउटपुट पॉइंट ऑफ व्यू से, एंड देन हम परफॉर्मेंस को मेजर कर रहे होते हैं। सो थ्री की एलिमेंट्स क्या होते हैं जब हम सिस्टम को थ्रू सिमुलेशन स्टडी कर रहे होते हैं? दैट इज मॉडल बिल्डिंग, कुड बी अ मैथमेटिकल और अ लॉजिकल मॉडल, देन एक्सपेरिमेंटिंग इट, then measuring the performance. Clear? Clear है जी? Okay, so हमारे पास जो different kinds of simulation है वो कौन कौन सी हैं? That is number one is deterministic और a stochastic. Mean जो हमारा मॉडल है वो डिटर्मिनिस्टिक मॉडल है या स्टोकास्टिक मॉडल है? ओके, डिटर्मिनिस्टिक से मुराद क्या है कि आपको अपने सिस्टम के तमाम पैरामीटर्स के बारे में एग्जैक्टली पता है कि व्हाट आर दे, जबकि स्टोकास्टिक में हमारे पास क्या आ जाता है, प्रोबेबिलिस्टिक सिस्टम्स आ जाते हैं, ठीक है, मीन प्रोबेबिलिटी आ जाती है। क्लियर? जी सर। ओके, अब डिटर्मिनिस्टिक और स्टोकास्टिक में फर्दर जो हम ब्रांच कर रहे होते हैं कि वेदर आपका जो मॉडल है वो स्टैटिक है या डायनामिक है, ठीक है। स्टैटिक से मुराद क्या लिया जाता है कि ऐसे सिस्टम्स जिसमें टाइम इंपॉर्टेंट नहीं है, मीन टाइम का कोई रोल नहीं है, जबकि डायनामिक में टाइम के चेंज होने से आपके पैरामीटर्स के अंदर भी चेंजेस आ रही है, मीन सिस्टम के अंदर भी चेंजेस आ रही है। क्लियर? जी सो डिटर्मिनिस्टिक हो गया, स्टैटिक एंड डायनामिक हो गया, एंड द थर्ड चीज इज इट कि अगर वो डायनामिक है, मीन टाइम अगर इंपॉर्टेंट है, तो जो चेंजेस आ रही हैं क्या वो कॉन्टिन्यूस चेंजेस आ रही हैं या डिस्क्रीट चेंजेस आ रही हैं? कॉन्टिन्यूस चेंजेस से क्या मुराद है, लाइक जैसे मैंने आपको पहले एग्जांपल दी कॉन्टिन्यूस सिस्टम की कि वो सिस्टम कॉन्टिन्यूसली मूव कर रहा होता है, लाइक द वेव्स, या जो आप कह लें कि इलेक्ट्रिक शॉक्स आ रहे होते हैं, या सिग्नल्स आपके पास हैं वो कॉन्टिन्यूस है। जबकि हमारा जो मेनली कंसर्न रहेगा डिस्क्रीट, जो कि इवेंट बेस्ड है, कस्टमर एंटर हुआ या नहीं हुआ, प्रोडक्ट हमारा बन गया या नहीं बना, ठीक है। सो ये डिस्क्रीट फॉर्म में, ये इवेंट बेस्ड हम चल रहे हैं, ठीक है जी, जी। ठीक है। ओके, सो हमारे पास क्या है कि अगर हमारा जो सिस्टम है मॉडल वो स्टोकास्टिक है और वो स्टैटिक नेचर का है, मीन जिसमें टाइम इंपॉर्टेंट नहीं है, तो वो वहां पे हम कौन सी सिमुलेशन अप्लाई करते हैं? वी कैन अप्लाई द मोंटी कार्लो सिमुलेशन, ठीक है जी। बट अगर वो डायनामिक है, ठीक है, बट डिस्क्रीट है तो डिस्क्रीट इवेंट सिमुलेशन आ जाएगी, और कॉन्टिन्यूस है तो कॉन्टिन्यूस सिमुलेशन आ जाएगी। बट जनरली जैसे मैंने आपको पहले बताया कि इंडस्ट्रियल या ऑफिसेज के अंदर या ऑपरेशनल जो सिस्टम्स होते हैं वो कौन सी नेचर के ज्यादातर होते हैं? दे आर द स्टोकास्टिक इन नेचर, डायनामिक इन नेचर एंड डिस्क्रीट चेंजेस। सो बेसिकली डिस्क्रीट इवेंट सिमुलेशन इसलिए ज्यादा पढ़ाई जाती है इंडस्ट्रियल इंजीनियर्स को, सप्लाई चेन वालों को या ऑपरेशंस वालों को। क्लियर? तो ये स्टोकेस्टिक है, डिटरमिनिस्टिक का डिफरेंस बताइएगा दोबारा।
डिटर्मिनिस्टिक से मुराद ये ली जाती है कि आपके जो मॉडल के तमाम पैरामीटर्स हैं, यू आर एग्जैक्टली नो अबाउट दैट वन, Okay. Right. जबकि स्टोकास्टिक में आपके पैरामीटर्स के बारे में एग्जैक्टली नहीं पता। फॉर एग्जांपल जैसे लीनियर प्रोग्रामिंग मॉडल है, ठीक है। सो लीनियर प्रोग्रामिंग मॉडल इज अ डिटर्मिनिस्टिक इन नेचर। क्यों डिटर्मिनिस्टिक है? क्योंकि हमें पता है कि अगर हम दो प्रोडक्ट बना रहे हैं तो प्रोडक्ट ए पे बनाने में हमें कितनी कॉस्ट आएगी, प्रोडक्ट बी बनाने में कितनी कॉस्ट आएगी, प्रोडक्ट ए को बनाने में कितनी लेबर रिक्वायर्ड होगी, प्रोडक्ट बी को बनाने में कितनी लेबर रिक्वायर्ड होगी। सो हमें तमाम के तमाम जो पैरामीटर्स हैं उनके बारे में एग्जैक्टली पता है, वी आर सर्टेन अबाउट दैट वन। जबकि स्टोकास्टिक में क्या होता है कि आपके पास वी डोंट नो अबाउट के जी कितना हमारा जो है वो टाइम लगेगा एक कस्टमर को डील करने में, ठीक है, या कितनी देर के बाद कस्टमर सिस्टम के अंदर एंटर होगा, क्लियर। सो या कस्टमर की डिमांड कितनी होगी, सो वो स्टोकास्टिक नेचर में है, ठीक है। सो डिटर्मिनिस्टिक स्टोकास्टिक क्लियर है, स्टैटिक डायनामिक क्लियर है, कॉन्टिन्यूअस डिस्क्रीट क्लियर है, इज इट? Yes. ठीक है। सो द की एलिमेंट डिटर्मिनिस्टिक और स्टोकास्टिक में है कि सर्टेनिटी और अनसर्टेनिटी अबाउट द पैरामीटर्स। स्टैटिक और डायनामिक में जो की कंपोनेंट या की वर्ड है दैट इज अ टाइम। इज द टाइम प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल और नॉट? हेलो सर आवाज अब आ रही है बस? ओके, सो हम स्टैटिक और डायनामिक में ये कह रहे हैं कि जो की एलिमेंट है दैट इज टाइम। मीन अगर टाइम इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है दैट मीन दिस इज अ डायनामिक सिस्टम, अगर टाइम रोल प्ले नहीं कर रहा दैट इज अ स्टैटिक सिस्टम। देन हम आ जाते हैं डिस्क्रीट और डायनामिक को अगर स्टोकेस्टिक के पर्सपेक्टिव से देखा जाए तो कोई एग्जांपल बता दें प्रैक्टिकल। बच्चे तमाम के तमाम सिस्टम्स डायनामिक होते हैं। मसलन क्यूइंग सिस्टम डायनामिक इन नेचर है, ठीक है। आपके जो बैंकिंग सिस्टम है वो डायनामिक इन नेचर है, हॉस्पिटल सेक्टर डायनामिक नेचर है। कैसे डायनामिक है? फॉर एग्जांपल हम कहते हैं कॉल सेंटर एक डायनामिक नेचर है। फॉर एग्जांपल आप अपने कॉल सेंटर को स्टडी कर रहे हो, ये स्टोकेस्टिक भी है। बिल्कुल स्टोकास्टिक भी है। आपकी कॉल कब कब आएगी, ठीक है, उसका ड्यूरेशन कितनी देर तक रहेगा हमें नहीं पता, ठीक है। अब इसी तरीके से अगर हम रेस्टोरेंट में जाते हैं, कितने कस्टमर्स आएंगे, कितने बजे आएंगे, वी डोंट नो, ठीक है, कितनी देर उनका स्टे रहेगा, वी डोंट नो, ठीक है। इसी तरीके से पेशेंट जो है वो हॉस्पिटल में एंटर होंगे, कितने आएंगे, किस वक्त आएंगे, कितना उनका स्टे रहेगा, वी डोंट नो, क्लियर, ठीक है। सो ये सारे के सारे डायनामिक भी है और स्टोकास्टिक भी है, क्योंकि टाइम के साथ साथ चेंज भी आ रहा है, क्लियर। सो द बेस्ट अगर हम थ्योरेटिकल एग्जांपल लेना चाहें, सो क्यूइंग सिस्टम्स आर स्टोकास्टिक इन नेचर एंड डायनामिक एज वेल, ठीक है जी। इज इट क्लियर? ये वाली स्लाइड काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सो हम क्या कह रहे हैं कि अगर सिस्टम स्टोकास्टिक है बट स्टैटिक है इन नेचर, मीन जहाँ पे टाइम इंपॉर्टेंट रोल प्ले नहीं कर रहा, तो वी कैन अप्लाई द मोंटी कार्लो सिमुलेशन। बट अगर आपका जो सिस्टम्स हैं वो स्टोकास्टिक हैं, डायनामिक इन नेचर है बट डिस्क्रीट है, देन वी विल अप्लाई द डिस्क्रीट इवेंट सिमुलेशन, क्लियर? जी सर। ओके, सो अब हम जो चल रहे हैं, मैं पहले जो है वो मोंटी कार्लो की तरफ जा रहा हूँ। सो हम ये 1 और 2 लेक्चर्स इसके ऊपर जो है वो एड्रेस करेंगे, देन फिर हम डिस्क्रीट की तरफ चले जाएंगे, क्लियर जी? Basically a computational algorithm which is based on repeated random sampling. बट ये जो रैंडम सैंपल हम ड्रॉ कर रहे होते हैं दैट इज बेस्ड ऑन अ यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन। यूनिफॉर्म से क्या मुराद ली जाती है? यूनिफॉर्म से मुराद ये ली जाती है कि हर इवेंट के आने के जो चांसेस हैं वो इक्वल होते हैं बिटवीन द इंटरवल, ठीक है। लाइक इसकी जो अगर मैं डायग्राम ड्रॉ करूं तो वो कुछ डायग्राम इस तरह की बनेगी जो यूनिफॉर्म की होती है, लाइक दिस। मतलब फॉर एग्जांपल अगर मैं कह दूं ये 0 है तो ये 1 है, तो बिटवीन दिस इंटरवल
किसी भी इवेंट के आने के जो चांसेस हैं वो इक्वल है, ठीक है। जी सर। सो आपके हर इवेंट के आने के जो चांसेस हैं वो इक्वल हैं बिटवीन दिस टाइम इंटरवल। सो इसको हम कहते हैं कि ये यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। इज इट क्लियर? जी सर। ओके, सो हम अभी हम इसकी एग्जांपल भी देखते हैं कि हम वो कैसे जो है वो ड्रॉ कर सकते हैं। जी तो सर। आपका कोई भी जो Right. टाइम इंटरवल है बिटवीन ए टू बी, आपके उस टाइम इंटरवल के अंदर जो आने के चांसेस हैं दैट इज इक्वल। सो वो कहीं कोई भी पॉइंट जो है वो आपके पास आ सकता है। ओके, सो हमारे पास जो है जो जब हम मॉन्टी कार्लो सिमुलेशन परफॉर्म कर रहे होते हैं, हमने ये तो कहा कि ये बेसिकली रैंडम बेस्ड मेथड को हम यूज कर रहे होते हैं, रैंडम नंबर बेस्ड। ओके, सो नॉर्मली जो मॉन्टी कार्लो मेथड है इसको हम इसी वजह से कहा जाता है कि ये अप्रोक्सीमेटिंग मेथड है, यानी कि ये चीजों को अप्रोक्सीमेट करता है यूजिंग डिफरेंट सैंपल्स। ठीक है, ऑब्वियसली आप एग्जैक्ट सॉल्यूशन नहीं आइडेंटिफाई कर सकते, बट यू कैन फाइंड आउट द अप्रोक्सीमेट सॉल्यूशन व्हिच इज नियर टू द ऑप्टिमल। क्लियर? जी। Right. ओके, सो अब हम क्या कर सकते हैं कि हम ऑप्टिमाइजेशन कैसे कर सकते हैं यूजिंग सिमुलेशन। सो बेसिकली आप किसी भी जब सिस्टम को स्टडी कर रहे होते हो तो ऑब्वियसली एक दफा सिमुलेशन करके उसके रिजल्ट्स को लेके आप नहीं कह सकते कि यही हमारे पास रिजल्ट्स आएंगे। हम क्या कहते हैं, जो हमने शुरू में जब डेफिनेशन करते हुए पढ़ा कि आप अपने सिस्टम को ऑप्टिमाइज करने के लिए, मीन सिमुलेशन को ऑप्टिमाइज करने के लिए अपने उन सिमुलेशन को मल्टीपल नंबर ऑफ टाइम्स रिपीट करते हो, एंड देन यू आर ट्राइंग टू फाइंड आउट कि जी ओके हमारा जो सिस्टम है वो किस तरीके से बिहेव करेगा। क्लियर? हेलो? Sir, आवाज कट गई सर। जी जी, अब सही है आवाज? जी जी अब आ रही है। जी, मैं कह रहा हूँ कि सिमुलेशन ऑप्टिमाइजेशन हमारे पास क्या होता है कि आप अपनी जी। जो सिमुलेशन एक्सपेरिमेंट होता है उसको आप मल्टीपल नंबर ऑफ टाइम्स रिपीट करते हो, और जो वो रैपिड नंबर्स आए होते हैं उनको अकॉर्डिंग टू डिफरेंट परफॉर्मेंस मेजर्स आप क्वांटिफाई करते हो और चेक करते हो कि क्या ये हमारे जो रिजल्ट्स हैं वो वाकई ही इस तरह के आएंगे या नहीं आएंगे। क्लियर? मीन हम जी उसके सर। ऊपर डिफरेंट स्टैटिस्टिकल एनालिसिस परफॉर्म करके चेक कर रहे होते हैं कि हमारे पैरामीटर्स के रिजल्ट्स क्या आएंगे या हमारे सिस्टम का बिहेवियर कैसा होगा। क्लियर? जी सर। ओके, सो अब हम क्या करने के लिए जा रहे हैं, मैं वेरी सिंपल्स जो है वो हम 3 एग्जांपल्स डिस्कस कर रहे हैं कि हम मॉन्टी कार्लो सिमुलेशन को कैसे यूज कर सकते हैं टू सॉल्व सम कंप्यूटेशनल, यू कैन से कंप्यूटेशनल प्रॉब्लम्स या मैथमेटिकल प्रॉब्लम। क्लियर? जी सर। जी। ओके, लाइक जो एक सिंपल सी एग्जांपल है, हाउ वी कैन फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ पाई, ठीक है, यूजिंग मॉन्टी कार्लो सिमुलेशन। ऑब्वियसली प्रैक्टिकली हमें पाई की वैल्यू पता है, दैट इज 3.1 समथिंग, ठीक है, 13 समथिंग। बट जनरली मॉन्टी कार्लो हम कब यूज करते हैं कि जब आपके कुछ मैथमेटिकल प्रॉब्लम्स ऐसे हों जो कि बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स हों, जिनको आप एनालिटिकली सॉल्व ना कर सको, तो वहां पे हम मॉन्टी कार्लो सिमुलेशन को यूज कर सकते हैं। बट जस्ट टू अंडरस्टैंड कि मॉन्टी कार्लो कैसे काम करते हैं, हम उसका आइडिया कैसे अप्लाई किया जाता है, तो हम उसमें बिल्कुल स्मॉल सी प्रॉब्लम लेके चल रहे हैं, लाइक पाई की वैल्यू को हम करेंगे, इसी तरीके से हम एक दो इंटीग्रेशन के प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। बट सबसे पहले, हाउ वी कैन कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ पाई यूजिंग मॉन्टी कार्लो। ओके, सो द आइडिया इज कि हम क्या कर लेते हैं कि क्योंकि मुझे पाई की वैल्यू को कैलकुलेट करना है, तो मैंने क्या किया, मुझे पता है कि मेरे पास जो स्क्वायर है उसका एरिया क्या होता है, ठीक है। हमारा आपको आवाज आ रही है? जी जी सर अब आ गए। ओके, सो वी नो कि एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है। अगर ईच साइड ऑफ स्क्वायर जो है वो 2r है, तो एरिया ऑफ स्क्वायर क्या हो जाएगा, लेंथ इनटू विड्थ, दैट इज 4r स्क्वायर। ठीक है जी। as well as we know that the area of circle क्या होता है, that is pi r square। जी सर। ठीक है जी। ओके,
और सर्कल की इक्वेशन क्या होती है, दैट इज एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। ये वाली इक्वेशन कब होती है, जब आप ओरिजिन बेस्ड लेते हो, मीन ओरिजिन आपका जो है वो पॉइंट है, ओरिजिन बेस्ड आपने सर्कल लिया है, ठीक है जी। जी सर। ठीक है, तो अदरवाइज तो सर्कल की इक्वेशन होती है ना x माइनस एक्स सर ये वन का इक्वेशन स्क्वायर। रिपीट कर दें। जी मैं ये कह रहा हूँ कि ये जो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर है, दिस इज बेसिकली द ओरिजिन बेस्ड या कह लें यूनिट स्क्वायर की इक्वेशन है, ये यूनिट सर्कल की जी जी इक्वेशन है, ठीक ठीक है। अदरवाइज तो है। सर्कल की इक्वेशन होती है ना x माइनस एक्स वन होल स्क्वायर प्लस y माइनस वाई वन होल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। बट यहाँ पे हम जी क्या कह रहे हैं कि जो आपका जो यूनिट सर्कल की इक्वेशन बन जाएगी, सो दैट मीन वो आपका जो x1 और y1 है वो जीरोस है, सो दैट मीन आपके यूनिट सर्कल की इक्वेशन बन जाएगी x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इज इक्वल टू r स्क्वायर। क्लियर? सो ये हमारे पास सर्कल की इक्वेशन है एंड वी वांट टू फाइंड आउट द पाई। और हम ये कैसे फाइंड आउट करेंगे, विद द हेल्प ऑफ द एरिया ऑफ सर्कल एंड एरिया ऑफ स्क्वायर। अब ये मैंने क्यों ली है, स्क्वायर क्यों ली है, क्योंकि मुझे सर्कल का एरिया फाइंड आउट करना है, सॉरी पाई की वैल्यू करनी है कंप्यूट आउट, ठीक है। अब पाई की वैल्यू जो सर्कल का फॉर्मूला होता है वो होता है पाई आर स्क्वायर। क्लियर? तो मुझे एक ऐसी चीज चाहिए जो इस सर्कल को बेसिकली कवर कर सके। क्लियर? यस। ठीक है, सो इस सर्कल को कवर करने के लिए मैंने क्या ले लिया, मैंने स्क्वायर ले लिया और ऐसा स्क्वायर लिया जो कि इस सर्कल को कवर कर सके। ओके, अब वो सर्कल को कैसे कवर कर सकेगा कि अगर इसका रेडियस r है तो इसका सर्कमफेरेंस क्या होगा 2r, राइट? ठीक है जी। जी सो दैट मीन कि अगर मैं 2r की लेंथ का स्क्वायर ले लूं तो वो इस सर्कल को कवर कर लेगा, जी ठीक है। सो हमने क्या किया, इस वजह से 2r लेंथ का स्क्वायर ले लिया। अब मुझे जो वैल्यू फाइंड आउट करनी है वो पाई की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। सो पाई की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए आई नो कि इस सर्कल का जो फॉर्मूला होता है एरिया ऑफ सर्कल पाई आर स्क्वायर होता है, जबकि इस स्क्वायर के एरिया का फॉर्मूला क्या होगा, लेंथ इनटू विड्थ दैट इज 4r स्क्वायर। क्लियर? हेलो 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 सर आपकी हेलो। आवाज जी नहीं आ जी। रही। जी अब आ रही है आवाज? अब क्लियर है आवाज? जी सर। जी ये क्लियर है, एरिया ऑफ सर्कल का फॉर्मूला, एरिया ऑफ स्क्वायर का फॉर्मूला एंड जी दिस वन। और अभी मैं बात कर रहा था कि व्हाई वी हैव टेकन दिस 2r लेंथ स्क्वायर। ये क्लियर है कि हमने ये 2r जी लेंथ सर। का स्क्वायर क्यों लिया है, ये क्लियर है? जी 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 ठीक हमारा आपको क्लियर है? जी सर क्लियर। ओके, सो अब हमने बेसिकली पाई की वैल्यू कैसे कैलकुलेट करेंगे, वो हम कैलकुलेट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू द प्रोबेबिलिटी। ओके, अब वो प्रोबेबिलिटी हम कैसे कैलकुलेट कर रहे होंगे, दैट इज एरिया ऑफ सर्कल डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ स्क्वायर। ठीक है जी, इज इट जी क्लियर? सर। तो जी एरिया जी ऑफ सर। सर्कल डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ स्क्वायर, ये हम क्यों कर रहे हैं, क्योंकि सर्कल जो है वो इनसाइड है किसके, स्क्वायर के, तो इसलिए एरिया ऑफ सर्कल डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ स्क्वायर। सो आर स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास प्रोबेबिलिटी क्या आ गई, पाई बाय 4। सो दैट मीन मैं पाई की वैल्यू को कैलकुलेट कर सकता हूँ, प्रोबेबिलिटी ऑफ द पॉइंट लाई इनसाइड द सर्कल मल्टीप्लाई बाय 4। सो मेरे पास ये पाई की वैल्यू आ जाएगी। क्लियर? जी जी। जी सर। सो अब मेरा तरीकाकार क्या होगा मोंटी कार्लो को यूज करने का, टू फाइंड आउट द पाई। मैं अब रैंडम नंबर जनरेट करूंगा, ओके, जो कि ऑब्वियसली रैंडम नंबर्स क्या हो रहे होंगे, इस पूरे के पूरे स्क्वायर के अंदर लाई कर रहे होंगे। ठीक है जी, मैं ठीक। ऐसे रैंडम नंबर जनरेट करूंगा और मुझे उन रैंडम नंबर्स को सिर्फ एक्सेप्ट करना है जो कि इस स्क्वायर के अंदर लाई कर रहे होंगे, और उन रैंडम नंबर्स को मुझे रिजेक्ट कर देना है जो इस सर्कल के बाहर लाई कर रहे होंगे। ठीक है जी, ठीक। ओके।
सो अब हम वो उन पॉइंट्स को कंसिडर करेंगे जो लाई कर रहे होंगे और उसकी बेसिस के ऊपर हम प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट कर लेंगे। प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला हमने देख लिया, विच इज एरिया ऑफ सर्कल डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ स्क्वायर। इज इट क्लियर? जी सर। ओके, मैंने आपको जो है वो ड्रॉप बॉक्स में एक फाइल शेयर की है विद द नेम ऑफ मॉन्टी कार्लो। जी सर। वो काइंडली उसको ओपन कीजिएगा। जी सर। सर इसमें ये एक्सेल फाइल ओपन करनी है? जी, एक्सेल फाइल आपने ओपन करनी है, फर्स्ट वाली जिसके ऊपर मॉन्टी कार्लो लिखा हुआ। राइट। जी सर। ओके, इसमें आपके पास 3 शीट्स होंगी। फर्स्ट शीट को ओपन कीजिएगा जिसपे लिखा हुआ है एस्टिमेट पाई। जी। ओके, अब हम ये पाई कैसे कैलकुलेट करें? सबसे टॉप के ऊपर अगर आप जाओ तो मैंने लिखा हुआ है रेंज ऑफ एक्स एंड रेंज ऑफ वाई। जी सर। ठीक है, मैं ये क्या कर रहा हूँ, मैंने रेंज दी है -1 से लेके +1। ठीक है, सो बेसिकली मैं अब रैंडम नंबर ऐसे ड्रॉ करना चाह रहा हूँ कि जो कि मेरे पास -1 से +1 के दरमियान रहे। ठीक है, ये मैंने रेंज इसलिए ये ली है क्योंकि मेरे पास जो सर्कल का रेडियस मैंने कंसीडर किया वो मैंने यूनिट सर्कल लिया, मीन रेडियस उसका 1 है। ठीक है सर। ठीक है, इस वजह से मैंने वो वाली रेंज ले ली। ओके, अब मैंने क्या करना है, मुझे रैंडम नंबर ड्रॉ करनी है और मुझे एक्स एक वेरिएबल और वाई एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के लिए नंबर्स चाहिए। तो रैंडम नंबर ड्रॉ करने का फॉर्मूला अगर आप देखो, जो एक्स वाला कॉलम है वो मैंने क्या लिखा है, दैट इज, क्योंकि मुझे रैंडम नंबर चाहिए बिटवीन -1 से +1, और एक्सेल के अंदर एक फार्मूला अवेलेबल है, अगर आप लिखें इक्वल RAND रेंज और ब्रैकेट क्लोज, तो ये मुझे जो रैंडम नंबर जनरेट करके देगा वो बिटवीन 0 से 1 के दरमियान देगा। ठीक है, ओके, लेकिन मुझे रैंडम नंबर चाहिए -1 से +1 के दरमियान। तो उसके लिए फिर हम क्या करेंगे, दिस इज द फार्मूला वी विल अप्लाई कि जी लोअर लिमिट, ठीक है, लोअर पॉइंट विच इज B1 प्लस अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट which is 1 minus -1, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय एक्सेल का वो जो रेंज फंक्शन है RANG रेंज। ठीक है, सो अब ये जो मेरे पास पॉइंट्स आ रहे होंगे दैट इज बेसिकली जो मुझे वो रैंडम नंबर जनरेट करके देगा ये -1 से +1 के दरमियान होंगे। अगर आप देखेंगे यहाँ से मैंने कोई अराउंड अबाउट ये 1000 या 10,000 रैंडम सैंपल्स ड्रॉ किया हुआ, 10,000 रैंडम सैंपल्स ये ड्रॉ हुआ। ठीक है जी, सो सिंपली पकड़ के अगर आप उसको ड्रैग कर लें, ये एक्सेल में डॉलर साइन का तो पता है ना कि इसका मतलब क्या है? जी फिक्स करना। बिल्कुल बिल्कुल फिक्स करने के लिए। सेम फॉर्मूला हमने अप्लाई कर लिया फॉर वाई वेरिएबल के लिए। ठीक है जी, ओके, अब मेरे पास क्या है कि बेसिकली ये जो मैंने एक्स और वाई जनरेट किए -1 से +1, अगर आप इसका जरा ग्राफ ड्रॉ कीजिएगा, वैसे तो मैंने ड्रॉ किया हुआ ये रेक्टेंगल सा, यानी कि बन रही है रेक्टेंगल सी, तो अगर आप इसको ड्रॉ करना चाहो कैसे करोगे, आप दोनों कॉलम्स को सिलेक्ट कर लो, आपने जाना है इंसर्ट में, इंसर्ट में जाके आपने स्कैटर प्लॉट बना लेना है। ठीक है, सो आपके पास कुछ इस तरह की शक्ल आ गई। क्लियर? ओके, अब मुझे एक ऐसा सर्कल चाहिए जो कि बेसिकली इस रेक्टेंगल के अंदर लाई कर रहा हो। क्लियर? ओके, अब वो सर्कल क्या है जिसका रेडियस, कौन सा सर्कल इस रेक्टेंगल के अंदर लाई कर रहा होगा जिसका रेडियस 1 होगा?
ठीक है ना। तो उसके लिए फिर हमने क्या कर लिया, हमने क्या किया, रेडियस 1 के अकॉर्डिंगली सर्कल की इक्वेशन लिख दी। सर्कल की यूनिट स्क्वायर की इक्वेशन क्या होती है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1। ठीक है। सो हमने यहाँ पे जो डी वाला कॉलम है उस पर फॉर्मूला लगा दिया इफ का, दैट इज जो एक्स स्क्वायर है मीन दैट इज b5 स्क्वायर प्लस c5 स्क्वायर विच इज y स्क्वायर। अगर वो लेस देन 1 है तो यहाँ पे वो x की वैल्यू को लिखे। सर ये आप स्क्रीन शेयर कर रहे हैं या नहीं, ये मेरी हैंग तो नहीं हुई कोई? ओके, मेरे ख्याल में ये एक्सेल वाली फाइल शायद आप शेयर है, एक्सेल की नजर आ रही है एक्सेल वाली फाइल? आप हो रही है सर जी, आप हो रही है सर जी। ये क्लियर है, रैंडम नंबर्स बी वाला कॉलम और सी वाला कॉलम जी। ओके। अब डी वाला कॉलम के अंदर हमने फॉर्मूला क्या लगाया है, यहाँ पे हम वो सर्कल की इक्वेशन वाला फॉर्मूला लगा रहे हैं विद रेडियस 1 which is we are saying कि equal if x square which is b5 square plus c5 square which is y square if it is less than 1। ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि वो पॉइंट उस सर्कल के अंदर लाई कर रहा है, दैट इज अ पॉइंट फ्रॉम द सर्कल। क्लियर? ठीक है। तो उसको हम कह देते हैं कि तो यहाँ पे वो क्या लिखे, पॉइंट ऑफ x मीन b5, और अगर वो लेस देन 1 नहीं है तो वो 0 लिख दे। तो आपकी शीट हमारी शीट से डिफरेंट है? बच्चे वो हर दफा जब भी आप इसको ओपन करोगे या कुछ भी एंटर करोगे तो ये रैंडम नंबर्स की वजह से ये चेंज होता रहेगा। ठीक है, क्योंकि जब भी आप इसको ओपन करोगे ये चेंज होगा, क्योंकि वो लाइक फॉर एग्जांपल जैसे मैं यहाँ पे कुछ भी लिखूंगा तो आप देखिए चेंज आ जाएगा। ठीक है, ठीक है। सो ये वो रैंडम नंबर्स होने की वजह से वो चेंज होता रहेगा। ठीक है, ओके ओके। सो अब हमारे पास क्या है कि डी वाले कॉलम में हमने रेडियस यूनिट स्क्वायर वाली इक्वेशन का फॉर्मूला लगा दिया, इफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज लेस देन 1 तो राइट एक्स अदरवाइज 0। ठीक है। सेम फॉर्मूला आपने y यानी कि ई वाले कॉलम में भी लिख लेना y के लिए, यानी कि इफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज लेस देन 1 तो राइट y अदरवाइज 0। हमारा क्लियर है आपको? जी सर, थिंक जी। ओके सो देन अब हमने क्या करना है कि अगर अब आप अपने इस वाली दो जो कॉलम्स हमने जो आर सर्कल के लिए किए हैं इनको अगर आप सिलेक्ट करो और दोबारा से इंसर्ट और स्कैटर प्लॉट में जाके इसको ड्रॉ करो तो आप देखो आपका सर्कल बन रहा होगा। क्लियर? जी। ठीक है, जैसे ये मैंने डायग्राम यहाँ पे बनाई हुई है। ओके, अब हमारे पास क्या है कि बेसिकली अब हमने ये देखना है कि कितने पॉइंट्स जो हमने टोटल बेसिकली ये एक्सपेरिमेंट कितनी दफा रिपीट किया, 10,000 दफा। ठीक है, सो बेसिकली हमने 10,000 रैंडम सैंपल्स ड्रॉ किए हैं। ठीक है, जो कि लाई कर रहे हैं बिटवीन -1 से +1। अब मुझे ये देखना है कि कितने पॉइंट्स ऐसे हैं जो कि इस सर्कल के अंदर लाई कर रहे हैं। ठीक है, तो वो नंबर ऑफ पॉइंट्स काउंट करने के लिए हमने क्या कर लिया, एफ वाला कॉलम। सो एफ वाला कॉलम में हम क्या जाके लिख रहे हैं, हमने सर्कल की इक्वेशन लिखी कि इफ एक्स स्क्वायर विच इज b5 स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर विच इज c5 स्क्वायर इज लेस देन 1 है तो वो 1 लिख दे। सही। ठीक है, अदरवाइज वो क्या करे, इसको 0 लिखे। ठीक है, सो इस 1 का मतलब बेसिकली क्या है कि अगर यहाँ पे 1 है तो इसका मतलब है वो पॉइंट उस सर्कल के अंदर है। राइट? और अगर 0 है तो इसका मतलब है कि वो पॉइंट उस सर्कल के अंदर नहीं है, बट ऑब्वियसली वो उस रेक्टेंगल में तो है बट वो पॉइंट उस सर्कल का हिस्सा नहीं है। ठीक है, सो ये हमने फेवरेबल आउटकम्स फाइंड आउट कर लिए। ठीक है जी। so, इसी तरीके से आप टोटल आउटकम्स करने के लिए, क्योंकि मुझे यहाँ पे डेफिनेटली तमाम के तमाम 1 चाहिए,
तो तमाम के तमाम 1 लाने के लिए हमने क्या कर दिया, ये आपकी मर्जी है ये वाला कॉलम बनाओ या ना बनाओ। सो बेसिकली आप स्ट्रेट या टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स की जगह पे अपने टोटल आउटकम एक्सपेरिमेंट्स बता सकते हो 10,000। लेकिन मैंने यहाँ पे क्या किया, फॉर्मूला लगा दिया उसको जस्ट काउंट करने के लिए कि हर सूरत यहाँ पे 1 आना चाहिए, ठीक है ना। तो हर सूरत में 1 आने के लिए क्या कर दिया, मैंने यही वाली इक्वेशन को एज इट इज यहाँ पे रिपीट कर दिया और दोनों फॉर्म में मैंने क्या लिख दिया, 1 1। ठीक है, इज इट क्लियर हमारा? जी सर। ओके, सो अब हमने क्या करना है जी, टोटल नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स निकालने हैं। टोटल नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम का क्या मतलब है कि आउट ऑफ 10,000 हाउ मेनी सैंपल पॉइंट्स देयर दैट आर लाइंग विद इन द सर्कल। सो हमने इनको काउंट कर लिया। सो हमने क्या कैसे काउंट किया, सिंपली इनको इस पूरे के पूरे कॉलम को सम कर लिया। ठीक है। इसी तरीके से जो टोटल आउटकम्स है उनको भी हमने सम कर लिया। ठीक है। ठीक है, अब हमारे पास जो प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला था वो क्या था, एरिया ऑफ सर्कल डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ रेक्टेंगल, यही था। जी सर। ठीक है, और वहां से हमारे पास क्या है, दैट मीन द टोटल नंबर ऑफ पॉइंट्स दैट आर लाइंग विद इन द सर्कल आर डिवाइडेड बाय टोटल सैंपल्स। सो दैट मीन हम क्या करेंगे, फेवरेबल आउटकम्स डिवाइडेड बाय टोटल आउटकम्स। मीन लाइक जैसे मेरे पास आ रहा है जो सेल L5 है वो डिवाइडेड बाय L7। ठीक है। ठीक है, सो दैट मीन 0.783.4 प्रोपोर्शन चांसेस है कि वो जो पॉइंट है वो सर्कल का हिस्सा है। ठीक है, 3.4% चांसेस है कि वो वाला पॉइंट उस सर्कल के अंदर लाई कर रहा होगा। क्लियर? जी सर। ओके, सो हमने पाई कैलकुलेट करना था और अभी हमने पाई का फॉर्मूला क्या पढ़ा जो हमने शीट के अंदर, विच इज पाई इज इक्वल टू 4 into probability of the point that are lying inside the circle। so अगर हम इस प्रोबेबिलिटी को 4 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये मेरे पास पाई की वैल्यू आ जाएगी। जी ठीक सर। क्लियर? ठीक है, सो अब ये देखें ये जो पाई की वैल्यू आ रही है वो 3.1336 आ रही है, विच इज नॉट एग्जैक्टली पाई वैल्यू बट इट इज वेरी नियर टू पाई। ठीक है, दैट्स वाई जो मोंटी कार्लो मेथड है इसको हम कहते हैं कि ये क्योंकि सैंपल बेस्ड मेथड है इसलिए ये अप्रोक्सीमेट मेथड है। मीन ये आपको नियर टू ऑप्टिमम सॉल्यूशन देगा, एग्जैक्ट सॉल्यूशन शायद ना दे। ठीक है, सो इट मीन आप जितने ये नंबर ऑफ एक्सपेरिमेंट्स इंक्रीज करते रहेंगे आपका ये जो अप्रोक्सीमेट आंसर आएगा वो उतना नियर टू आपके ऑप्टिमम सॉल्यूशन होगा। इस वक्त मैंने ये 10,000 दफा रिपीट किया, आप इसको 20,000 दफा या 30,000 दफा रिपीट करें, तो जितनी ज्यादा दफा एक्सपेरिमेंट करेंगे ऑब्वियसली ये नियर टू ऑप्टिमम सॉल्यूशन आता जाएगा। ठीक है जी, ओके, जो सेकेंड चीज हम डिस्कस कर रहे हैं विच इज कि अब मुझे मोंटी कार्लो मेथड अप्लाई करना है टू कंप्यूट आउट दिस इंटीग्रल कि मुझे 0 to 5 रेंज में x को इंटीग्रेट करना है। ठीक है, जी जी ठीक है अगर हम मैथमेटिकली इसको कैलकुलेट करें इट्स वेरी सिंपल, एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 और फिर हम 0 to 5 रेंज लेके सो 5 पुट करेंगे सो ये आ जाएगा आई थिंक सो 25/2 समथिंग, कुछ इस तरह की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, सो वी नो दैट बट टू जस्ट गेट द आइडिया कि मोंटी कार्लो यूज करते हुए कैसे अप्लाई करते हैं। सो जनरली मोंटी कार्लो मैथमेटिकल फॉर्मूलाज में कब यूज किया जाता है कि जब आपको बहुत ज्यादा कोई कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम हो और उसको सॉल्व करने के लिए फिर हम मोंटी कार्लो को यूज कर लेते हैं। क्लियर? जी ओके, सो मैं जो है वो वापस आ रहा हूँ। अब अगर आप वापस एक्सेल शीट सेकंड वाली एक्सेल शीट पे आइएगा जिसपे लिखा हुआ है इंटीग्रेशन y इज इक्वल टू x। जी जी सर।
सो अगर आप इस शीट के सबसे टॉप पे जाएं, सो वो हमने फंक्शन लिख लिया y इज इक्वल टू x, एंड वी नो दैट कि इसका जो इंटीग्रेशन होती है x की, दैट इज x स्क्वायर बाय 2, ठीक है। और क्योंकि इसकी जो रेंज है वो 0 to 5 है, तो इस वजह से हमने जो है वो इसकी वैल्यूज को जस्ट पुट कर दिया इसमें, मीन 5 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 वो क्या आ जाएगा 12.5, ठीक है। ये हमारा एग्जैक्ट आंसर आना चाहिए। क्लियर? जी जी जी। ये तो हमने एनालिटिकली सॉल्व किया है। अब मैं मैथमेटिकली इसको सॉल्व कर रहा हूँ, सॉरी ये मैथमेटिकली सॉल्व किया, अब हम इसको सिमुलेशन के अकॉर्डिंगली कैसे सॉल्व करेंगे। ओके, अगेन मैं क्या करूंगा, मैं एक रेक्टेंगल ड्रॉ करूंगा जिसके अंदर मेरी ये रेंज लाई करनी चाहिए। सो एक्स को मैंने ले लिया 0 to 5, और अब मुझे जो y चाहिए वो इसी रेंज के अकॉर्डिंगली चाहिए, वो चाहे आप जो है वो 0 to 5 ले रहे हैं या 0 to 6 ले रहे हैं या 0 to 7 ले लें, वट एवर, जो इससे जरा थोड़ा सा हायर, इसके इक्वल या से बड़ी होनी चाहिए। ठीक है जी, गिवन है क्या कह रहे हो? सर, ये रेंज गिवन है हमें, मतलब क्वेश्चन में। जी जी जी, जो x की रेंज है वो गिवन है, जी जी। ठीक है। जो y वाली जो रेंज है वो मैं कह रहा हूँ वो आपने इसके इक्वल या इससे ग्रेटर लेनी है हमेशा। अच्छा। वो क्यों लेनी है? वो इस वजह से लेनी है क्योंकि हम रैंडम सैंपल जब ड्रॉ कर रहे होंगे तो हम बेसिकली उन पॉइंट्स को कंसिडर करेंगे जो 5 या 5 से लेस होंगे, ठीक है। ठीक है। क्योंकि हम एरिया, बेसिकली ये हम क्या कैलकुलेट कर रहे हैं, हम एरिया अंडर द कर्व हम कैलकुलेट कर रहे हैं, ठीक है। लाइक जब आप इंटीग्रेशन कर रहे होते हो तो इंटीग्रेशन का मतलब यही होता है ना कि आप सम कर रहे हो बेसिकली, ठीक है। अगर मैं आपको एक्सप्लेन करूं, सो बेसिकली अगर फॉर एग्जांपल मेरे पास ये एक कर्व है, ठीक है, और मेरे पास अपर पॉइंट है जी ये 5 और लोअर पॉइंट है 0, ठीक है जी। तो मुझे ये सारे का सारा एरिया कैलकुलेट करना है, तो मैं क्या करूंगा, मैं इंटीग्रेट कर दूंगा फ्रॉम 0 to 5 इस कर्व के फंक्शन को। क्लियर? जी जी। ठीक है। सो यही काम हम यहाँ पे अब कर रहे हैं। सो यही चीज जो है वो यहाँ पे की जा रही है, दैट इज अकॉर्डिंग टू दिस शीट, कि हम क्या कर रहे हैं कि हम बेसिकली इस रेक्टेंगल की हेल्प लेते हुए हमें जो एरिया कैलकुलेट करना है वो बेसिकली एक्स का कैलकुलेट करना है विद फ्रॉम 0 to 5, बट हम जो रेक्टेंगल के लिए वैल्यू ले रहे हैं वो 5 या 5 से ग्रेटर ले रहे हैं, ताकि हम सिर्फ उन पॉइंट्स को कंसिडर करें जो कि 0 to 5 के दरमियान लाई कर रहे होंगे। क्लियर? राइट। ओके, सो इसके लिए भी अब हमने क्या करना है, हमने x के रैंडम नंबर्स और y के लिए रैंडम नंबर जनरेट किए यूजिंग सेम फार्मूला जो कि हमने प्रीवियसली यूज किया था। अगर आप उसको देखें, x के लिए मैंने क्या किया है, लोअर लिमिट मीन लोअर वैल्यू प्लस जी जी। अपर लिमिट वैल्यू माइनस लोअर लिमिट वैल्यू मल्टीप्लाई बाय रैंडम नंबर, ठीक है, जो कि 0 to 1 के दरमियान है। सो इसका मतलब ये क्या होगा कि ये बेसिकली मुझे रैंडम नंबर दे रहा होगा बिटवीन 0 to 5, जी जी। ठीक है, जबकि y के लिए वो मुझे रैंडम नंबर बेसिकली दे रहा होगा बिटवीन 0 to 7, अच्छा। ठीक है। ओके, अब हम क्या कर रहे हैं, अब हमें बेसिकली इंटीग्रेट करना 0 to 5, तो उसके लिए अब हम कंडीशन अप्लाई कर रहे हैं। जैसे सर्कल हम चाह रहे थे उसके अंदर लाई करो, इसी तरीके से हम चाह रहे हैं कि 0 to 5 की जो कर्व बन रही है इंटीग्रेशन की, तो वो इसके रेक्टेंगल के अंदर लाई कर रही हो। तो उसके लिए हम कंडीशन अप्लाई कर रहे हैं कि इक्वल इफ
जो C9 है मीन जो y का ये जो वाला पॉइंट है, इफ इट इज लेस देन द x पॉइंट, ठीक है, अगर y x से कम है, इफ इट इज ट्रू राइट B9 पॉइंट मीन x का पॉइंट लिखे, सही। ठीक है, अदरवाइज वो क्या लिखे, इसको 0 लिखे, ठीक है। ठीक है ना। इसका मतलब क्या है, अगर आप ये जो दो डायग्राम्स बनाई हुई है, ये जो लेफ्ट डायग्राम जो रेक्टेंगल की फॉर्म है, ये कैसे मैंने बनाई है, एक्स और वाई के ये जो दो कॉलम्स है, अगर आप इनको सिलेक्ट करके अगर आप स्कैटर प्लॉट बनाओ तो ये आपके पास रेक्टेंगल बन रही है, ठीक है, जी ठीक है। सो अब मुझे बेसिकली एक्स के 0 से लेके 5 तक पॉइंट्स चाहिए, और जो ऊपर वाले पॉइंट्स हैं बेसिकली वो रिमूव करने हैं मुझे, तो इसलिए मैं ये कंडीशन लगा रहा हूँ, क्योंकि मुझे एक्स एक्सिस के अकॉर्डिंगली इंटीग्रेट करना है, तो एक्स के रेंज के पॉइंट्स मुझे चाहिए, क्लियर। ठीक सर जी। सो इस वजह से मैं ये कंडीशन लगा रहा हूँ कि जी जो C9 है मीन y जो है दैट मस्ट बी लेस देन होना चाहिए x, if this condition is true write the value of x, otherwise 0 लिखे, ठीक है। ओके अगर ये कंडीशन इसको इन्वर्स कर दें तो वो फिर ई में आएगा, ठीक है, मीन इफ y इज ग्रेटर देन x तो देन राइट y, अदरवाइज वो 0 कर दे, तो मैंने उसको सिंपल वो कर दिया, बजाय इसके कि ये वाली कंडीशन तो हमने यहाँ पे रख दी, बट यहाँ पे जो ई वाले में रख दिया कि ये जो हमारे पास वैल्यू आई है, क्योंकि मैं इसका इन्वर्स चाहिए, अगर तो यहाँ पे जो कॉलम की वैल्यू 0 है तो वो 0 लिखे, अदरवाइज वो y की वैल्यू लिख दे, ठीक है। ओके अब अगर आप इन दो पॉइंट इन दो कॉलम्स को सिलेक्ट करके ड्रॉ करो तो आपके पास ये ट्राइंगल सी बन जाएगी, ठीक है। ड्रॉ ड्रॉ करने का तरीकेकार वही है, इंसर्ट और स्कैटर प्लॉट में आपने क्लिक कर देना है तो आपके पास ये पॉइंट्स आ जाएंगे, ठीक है जी। सो बेसिकली हमारे पास हम जो इंटीग्रेशन कर रहे हैं दैट इज फाइंड आउट दीज पॉइंट्स, क्लियर। जी जी। ओके सो अब हमें क्या करना है, हमें बेसिकली जो है वो पॉइंट्स कैलकुलेट करनी है जो कि इसके अंदर लाई करें, मीन जो रेक्टेंगल के टोटल नंबर ऑफ पॉइंट्स कैलकुलेट करने हैं, ठीक है। सो दैट मीन पॉइंट्स लाई अंडर द कर्व, तो उसके लिए मैंने क्या कह दिया, मैंने ये कहा कि अगर E9 ई वाला जो कॉलम है अगर उसकी वैल्यू 0 है तो वो 0 लिखे, इसका मतलब है कि वो वाला पॉइंट इस रेक्टेंगल के अंदर लाई नहीं कर रहा, और अगर वो 0 नहीं है तो वो 1 लिख दे, इसका मतलब है वो वाला पॉइंट उस रेक्टेंगल के अंदर लाई कर रहा है, सॉरी ट्राइंगल के अंदर लाई कर रहा है, ठीक है जी, इज इट क्लियर। ओके अब हमने क्या करना है, अब हमने ये करना है टू फाइंड आउट के सबसे पहले तो हम ये टोटल नंबर ऑफ पॉइंट्स का कैलकुलेट करेंगे कि वो टोटल नंबर ऑफ पॉइंट्स कितने हैं जो कि आपके इस ट्राइंगल के अंदर लाई कर रहे हैं, तो हमने सिंपली इनको काउंट कर लिया, मीन सम कर लिया, ठीक है जी। सो आप चाहो तो आप इधर सम का फार्मूला लगा सकते हो, चाहो तो ये एक्सेल के अंदर एक काउंट इफ का फार्मूला होता है कि इसको काउंट करे नंबर ऑफ 1 को, कि अगर वो 1 है तो मैंने क्योंकि कंडीशन लगा दी है, ठीक है, अदरवाइज आप सिंपल सम का फार्मूला भी लगाओगे तो वो भी ठीक है, ठीक है जी, जी ठीक है। और यहाँ पे मैंने क्या कर लिया, टोटल नंबर ऑफ पॉइंट्स को सिंपली काउंट कर लिया, सो मैंने बेसिकली ये वाला एक्सपेरिमेंट जो किया है वो रिपीट किया 10,449 टाइम, गॉट इट जी। ओके अब हमने क्या किया है, क्योंकि हमने बेसिकली एरिया कैलकुलेट करना है इस ट्राइंगल का, तो इस ट्राइंगल का एरिया कैलकुलेट करने के लिए वी शुड नो कि इस रेक्टेंगल का एरिया क्या है, ठीक है। सो इस रेक्टेंगल का एरिया हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, लेंथ इनटू विड्थ, मीन एक्स एक्सिस क्या है उसकी लेंथ कितनी है 5 और वाई एक्सिस की लेंथ क्या है 7, 0 से 7 है ना, 0 से 5,
ठीक है जी। जी सर। And we know that the formula of the area of rectangle is length into width, that is 35. Right. ठीक है जी। वो फॉर्मूला हमने लिख दिया। ओके, अब हमें ये कैलकुलेट करना है कि इसका एरिया कितना बनता है, इसकी वैल्यू क्या बन रही है। तो उसकी वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करेंगे, जो टोटल एरिया अंडर द कर्व है, दैट इज पॉइंट्स लाई अंडर द कर्व डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ पॉइंट्स मल्टीप्लाई बाय एरिया ऑफ रेक्टेंगल। ठीक है सर। ठीक है जी। सो हमारे पास आंसर क्या आ गया, 12.6146। इज इट क्लियर? राइट सर। सो इसका मतलब ये है कि मोंटी कार्लो सिमुलेशन के अकॉर्डिंगली वो कह रहे हैं कि अगर आप x को इंटीग्रेट करते हो विद रिस्पेक्ट टू x फ्रॉम 0 to 5, सो आंसर इज 12.61। बट एक्चुअली वी नो, हमें ये तो मैथमेटिकली पता है कि फॉर्मूला के आंसर क्या आएगा 12.5। बट अगेन क्योंकि ये अप्रोक्सीमेट आंसर हमें दे रहा है। ठीक। क्लियर हो गया? जी सर। ओके, बिल्कुल सेम यही अप्रोच मैंने अडॉप्ट की है टू इंटीग्रेट एक्स स्क्वायर। ये अब आप खुद देखिएगा ये मैंने कैसे किया है। अगर इसमें कोई क्वेश्चन हुआ तो वो पूछ लीजिएगा। सेम है जैसे हमने किया था इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स।